मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। आज होली का त्यौहार है। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली के रंग सुख शांति और समृद्धि लाए, ऐसी मेरी कामना है। सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करनी है, सुख शांति और समृद्धि से जीना है, तो देश का हाल भी, देश की सरकार भी सही तरह से काम करने वाली होनी चाहिए। और वो सरकार सही तरह काम कर सके, इसीलिए हमें भी अपने आप को सजग और जागरूक रखना है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में लोकशाही है, मगर हमें देश के नागरिकों को मत देने के सिवा और कोई अधिकार नहीं है। बाकी जो अधिकार है उसको हम अधिकार नहीं कहेंगे। मत दे दिया, किसको दिया? जिसको ने हमें पैसा दिया या हमें ललचाया। फिर वो वहां जाके क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, देश के लिए क्या करता है, वो हम नहीं देख सकते। यदि वो सही करता है तो हम उसको सराह नहीं सकते, यदि वो गलत करता है तो हम उसको वापस नहीं बुला सकते। तो हमें राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई बंधारण में बदलाव करें कि जो पार्लियामेंट के सभ्य हैं वो सही तरह से अपने लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो उसको वापस बुलाने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार के लिए हमें राष्ट्रपति को लिखना पड़ेगा। कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जो विवेक से काम करना होता है वो नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार सही तरह से काम कर रही है, सही रूल्स रेगुलेशन लॉज बना रही है, मगर हमारे ऑपोजिशन वाले देश का हित नहीं चाहते। एक छोटी सी बात बताऊं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनको किसान बिल को पहले मंजूरी दे दी, सही है बता दिया, मगर वो ऐसे दिमागी हालत वाले हैं कि कुछ दिनों के बाद उसका दिमाग बदल गया। क्यों बदल गया वो आप सब जान सकते हैं। वो दिमाग बदल गया और उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया एक दिन के लिए, और वो सत्र बुलाने के बाद वो सत्र में किसान बिल की जो कॉपी थी उसको फाड़ी। अरे उनको ये नाटंकी करना था तो वो रामलीला मैदान में कर सकते थे, प्रेस की मीटिंग बुलाकर प्रेस प्रतिनिधियों के मीडिया के सामने कर सकते थे, मगर उसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाकर हमारे पसीनों के पैसे को बर्बाद करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। हमें लिखना चाहिए कि भाई वो जो खर्चा हुआ वो केजरीवाल मंत्रिमंडल से वसूल किया जाए। ऐसे ही पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, तो जाने माने इलेक्शन विश्लेषक को उन्होंने अपने यहाँ नियुक्त कर लिया, उसको मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। वो पगार तो नहीं लेगा, मगर मिनिस्टर का मकान का यूज करेगा, गाड़ी यूज करेगा, हमारे टैक्स के से घूमेगा फिरेगा, प्लानिंग करेगा और एक पक्ष को जिताने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा। क्या ये खर्च हमारे ऊपर डाल सकते हैं? वो भी हमें सोचना है। किसान बिल, मैं जाहिर में कई बार कह चुका हूं कि किसान बिल में ऐसा क्या है
जो किसानों को रास नहीं आता है और किसानों को नुकसान करने वाला है, वो बताए, चर्चा करे। हम जाहिर में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं कोई पार्टी का सभ्य नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक किसान बिल में यदि कोई कलम ऐसी है जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों बर्बाद हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि भाई एक कलम रद्द करो, मगर सारे बिल कैंसिल करो, वापिस लो। वो कहां का ख्याल है वो समझ में नहीं आता है। ये ख्याल भी आप सबको समझना चाहिए कि वो एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट झुक जाती है और किसान बिल को वापस ले लेती है, तो फिर वो कश्मीरियों को लाके खड़े कर देंगे वही जगह पर कि 370वीं कलम रिस्टोर करो जो आपने रद्द की हैं। फिर वो सीएए के लिए मुस्लिमों को लाके खड़े कर देंगे और कहेंगे कि सीएए रद्द करो। फिर और मुस्लिमों को लाके रख देंगे और कहेंगे ट्रिपल तलाक का कानून रद्द करो। क्या ये आपको रास आ रहा है? ये बात आपको समझ में आ रही है? और अभी समय आ गया है कि हमें हमारे देश को प्रादेशिक पार्टियों से मुक्ति दिलानी होगी। प्रादेशिक पार्टियां राजकारण को इतनी हल्की कक्षा से नीचे गिरा रहे हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। जो बंगाल में हो रहा है, जो बिहार में हुआ था, जो यूपी में हुआ था, सरासर झूठ बोलना और लोगों को भ्रमित करना। ममता दी एक अच्छी नेता थी, मगर सत्ता के मोह में आकर वो आज इतनी गिरी है कि वो अपने मोच को, अपने पैर की मोच को हड्डी टूटी बताकर, प्लास्टर लगाकर लोगों की हमदर्दी पाने के लिए व्हीलचेयर में घूम रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की हड्डी टूट गई है और वो व्यक्ति कई सारी ट्रैवलिंग करके, जगह जगह जाके, स्टेज पर चढ़ के उतर के, इतना लेक्चर देके बिना पेन घूम सकती है, बिना दर्द? उसके आवाज में कहीं दर्द है? आपने देखा? उसके आवाज में हारने का गुस्सा दिख रहा है, सत्ता जाने का गुस्सा दिख रहा है, मगर दर्द की एक भी लकीर उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं? जरा सोचिए, ये बहुत गंभीर बात है। महाराष्ट्र में जो हुआ, सचिन वजे जो काम कर रहा था, वो क्या गवर्नमेंट और उनके दिल्ली के आकाओं के सहमति के बिना कर सकता है? क्या हम इतने वो डर जाएंगे राजकारणियों से कि हम बोल भी नहीं पाएंगे? तो सोचो, आपको घर में रहने के लिए भी आपको फिरौती देनी होगी यदि आप डर रहे थे। तो अपने आप की हिम्मत जगाओ, बाहर आओ, देश को बचाना है, देश में सही लोकशाही प्रस्थापित करनी है और कोई भी पक्ष हो, राष्ट्रवाद के नाम पर ही वो राज्य कर सकता है। जो राष्ट्रवाद को प्रमोट नहीं करेगा उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल में एक मुस्लिम लीडर ने कहा, यदि 30% मुस्लिम आबादी एक हो जाए तो हम भारत में 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप 4 पाकिस्तान नहीं,
आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान था ही नहीं और अभी है वो रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो कृत्रिम तरीके से बनाया गया था। हमारी सहिष्णुता का और परीक्षा मत लो। हम आपके सामने खुलकर लड़ने आने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम आपका बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। अभी देखो, हम अखंड भारत जो पहले पर्शिया से कंबोडिया तक था, वही डिवाइन महाकाल का संकल्प है। और सारे 70% हिंदुओं को, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को मैं आह्वान करता हूं कि आप संकल्प करें कि बृहद आर्यव्रत, बृहद हिंदुस्तान पुनः स्थापित हो। और देखो 50 आते आते पुनः बृहद हिंदुस्तान की स्थापना होगी। रोक सकते हो तो रोक लेना। ये महाकाल का चैलेंज है, ये महाकाल का चैलेंज है, ये महाकाल का चैलेंज है। जिसको भी रोकना है वो रोक लो। अखंड हिंदुस्तान बन के रहेगा, पर्शिया से कंबोडिया तक। एक बात समझ लो, चीन हमारे सेना से घबरा गया और भागा, मगर उसके साथ अभी चीन में क्या घटनाएं घट रही हैं वो आपको मालूम नहीं है। महाकाल के सारे गण चीन में व्यस्त हैं और चीन में जिनपिंग को सत्ता संभाले रखने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ रहा है। ये बात समझ लो। ये बातें बाहर नहीं आ रही है, मगर महाकाल ने जिनपिंग को ऐसे उलझा के रखा है कि वो कुछ न कर पाए। और आप ये भी देखेंगे कि जो महाकाल के रास्ते में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। अपने धर्म अदा करो, दूसरों के धर्म को सम्मान दो, मगर यदि आप दूसरों के धर्म की और सनातन धर्म की मजाक उड़ाएंगे तो अभी आपको पनिशमेंट होने वाली ही है। हम बंदूक लेके या AK-47 लेके नहीं आएंगे, समझ लें। हमारे गण ऐसे आएंगे और ये कोरोना एक गण का प्रतीक है। जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक कोरोना जाने वाला नहीं है, ये समझ लें। कोरोना जैसी और बड़ी बड़ी महामारियां आएगी और जो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं उसको खत्म करके रहेगी। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा दो। ये बात नहीं बैठे तो भुगतने के लिए तैयार हो। आप महाकाल में मानते हैं, नहीं मानते हैं, उससे महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात समझ लें। महाकाल के गण पूरे सक्रिय है और इतनी सहजता से और सरलता से अपना काम करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, दंड देते हैं कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सारे देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाले और प्रजा को मूर्ख सोच समझने वाले राजकारणी ये बात अच्छी तरह से समझ ले। राहुल गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, मायावती, मुलायम सिंह, ममता, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी, जितने भी ये हैं जो देश को मूर्ख बना रहे हैं, वो एक बात समझ लें कि महाकाल के आगे आपकी एक बस चलने वाली नहीं है। समझ जाए तो अच्छा है। हमने आपको स्वीकार किया है, मगर आप ऐसा समझे कि हम 4 पाकिस्तान खड़ा कर देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप विवाह स्वप्न देख रहे हैं और अपने आप का नाश को नौतर रहे हैं। समझ ले, अपने आप को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। सुधर जाएं, हो सके तो महाकाल से माफी मांग ले और
भारत में रहना है तो भारतीय मुस्लिमों को हम अच्छी तरह से गले लगा के स्वीकार करने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर या तो मुस्लिम बनकर हमारी छाती पर बैठना चाहते हैं तो हम आपको ऐसा कतई नहीं करने देंगे। ये बात आपको समझ लेनी बहुत जरूरी है। जो सुगना है उसके लिए इतना बहुत काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।